आज हम आपको कक्षा 12 की बायोलॉजी का जो अपना अध्याय 2 चल रहा था उसके आगे का क्वेश्चन समझाने वाले हैं। अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज अपना क्वेश्चन नंबर 6वां, 7वां, 8वां 3 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो जो सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 6वां है कि एक बीजपत्री बीज तथा द्विबीजपत्री बीज में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे कि एक बीजपत्री बीज तथा द्विबीजपत्री बीज में अंतर निम्न प्रकार है। उसके बाद 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे एक बीजपत्री बीज और दूसरे में लिखेंगे द्विबीजपत्री बीज। इतना हो गया। सबसे पहले अपन एक बीजपत्री में जो पहला अंतर लिखेंगे अपना कि एक बीजपत्री बीज में एक बीजपत्र पाया जाता है। एक बीजपत्री बीज में कितने बीजपत्र पाए जाते हैं? सिर्फ एक। नाम ही है उसका एक बीजपत्र, तो मतलब इसमें एक बीजपत्र पाया जाता है। ये हो गया। इसके बाद द्विबीजपत्री में, तो द्विबीजपत्री बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। ठीक है, 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। पहला अंतर हो गया। इसके बाद जो दूसरा है इसमें एक बीजपत्री में कि जो एक बीजपत्र होते हैं, बीज होते हैं, ये इनके मूलांकुर शीर्ष मूलांकुर चोल से व प्रांकुर चोल से ढके रहते हैं। इसमें जो दूसरा है बीजपत्री बीजों में कि इनका मूलांकुर शीर्ष मूलांकुर चोल से और प्रांकुर शीर्ष प्रांकुर चोल से ढके रहते हैं। दूसरा अपना हो गया। इसमें जो है तो इसमें मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल दोनों कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। आया? इनमें मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल दोनों कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। हो गया अपना दूसरा। इसके बाद जो तीसरा है इसमें कि जो एक बीजपत्री बीज होते हैं इनमें प्रोटीन की परत उपस्थित होती है। इनमें एम्यूरॉन प्रोटीन की परत उपस्थित होती है, लेकिन जो द्विबीजपत्री बीज हैं इनमें एम्यूरॉन प्रोटीन की परत अनुपस्थित होती है या अभाव होता है। इनमें एम्यूरॉन प्रोटीन की परत का कैसा होता है? अभाव होता है। 3 अंतर अपने कंप्लीट हो गए। चौथा अंतर जो अपना है कि जो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष बीज के जो भ्रूण है इसमें एक बीजपत्री बीज में जो भ्रूण होता है वो कैसा होता है? भ्रूण एक साइड स्थित होता है, मतलब जो भ्रूण है बीज के एक तरफ स्थित होता है। कैसा होता है? एक तरफ स्थित होता है। ठीक है, लेकिन जो द्विबीजपत्री बीज हैं इनमें भ्रूण या तो बीचों बीच में स्थित होता है या फिर पूरे में फैला होता है बीज। ठीक है, भ्रूण जो है बीज के या तो बीचों बीच में उपस्थित होता है या कैसा होता है? एक पूरे में फैला होता है। 4 अंतर अपने कंप्लीट हो गए। आपको समझ में आ गए? हम आपको अब लिख के बता रहे हैं। ठीक है, जो एक बीजपत्री बीज है तो इनमें एक बीजपत्र पाया जाता है। एक बीजपत्री बीजों में एक बीजपत्र पाया जाता है। ठीक है, लेकिन द्विबीजपत्री बीजों में में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। अब ये 2 बीजपत्र क्या है, एक बीजपत्र क्या है? एक बीजपत्र मतलब जिस बीज के 2 भाग ना किए जा सकें, जिस बीज के
दो भाग ना किए जा सके उन्हें क्या कहते हैं? एक बीजपत्र। मतलब इनका सिर्फ एक भाग होता है, ठीक है। लेकिन द्विबीजपत्र मतलब जिनके दो भाग किए जा सके, मतलब जिन्हें दो अलग भागों में बांटा जा सके। उदाहरण के लिए बताएं, जैसे चने का बीज है, आप लोगों ने देखा है जब चने को अपन फोड़ते हैं तो उसके दो भाग हो जाते हैं, अलग अलग दो परतें हो जाती हैं, एक इस साइड एक उस साइड, तो वो क्या है? द्विबीजपत्र, ठीक है। आया समझ में? तो जिसके दो भाग हो जाएं, जिस बीज के दो भाग हो जाएं उन्हें द्विबीजपत्र, और जिसका एक भाग हो, जिसके दो भाग नहीं हो उन्हें क्या कहते हैं? एक बीजपत्र। पहला आ गया अपन को अच्छे से समझ में आया कि एक बीजपत्र क्या है और द्विबीजपत्र क्या है, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे दूसरा अंतर अपना कि इसमें प्रांकुर शीष प्रांकुर चोल से तथा मूलांकुर शीर्ष मूलांकुर चोल से ढके रहते हैं। चोल से ढके रहते हैं। इतना हो गया दूसरा। इसमें लिखेंगे, इसमें प्रांकुर चोल व कुरचोल व मूलांकुर चोल का अभाव होता है। हो गया अपने दो, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा अंतर है अपना कि इनमें भ्रूण के बाह्य तरफ या बीज के बाह्य तरफ एम्यूरॉन प्रोटीन बाहरी ओर लिख दो, यहाँ पे बीज के बाहरी ओर एम्यूरॉन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन इसमें एम्यूरॉन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। इनमें एम्यूरॉन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। ठीक है, तीन अंतर हो गया अपने। इसके बाद जो अपना अंतिम अंतर है चौथा कि भ्रूण बीज के एक तरफ स्थित होता है। भ्रूण बीज के एक तरफ स्थित होता है। भ्रूण बीज के एक तरफ स्थित होता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि भ्रूण बीज के बीचों बीच या पूरे में फैला होता है।
हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी अपना पहला कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। हमने आपको मौखिक भी समझाया, लिख के भी बता दिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पर दिखाई नहीं दे तो हम फिर से बोल के बता दे रहे हैं। एक बीजपत्री बीजों में एक बीजपत्र पाया जाता है और द्विबीजपत्री बीजों में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें प्रांकुर शीश प्रांकुर चोल से और मूलांकुर शीश मूलांकुर चोल से ढके रहते हैं। इसमें प्रांकुर चोल व मूलांकुर चोल का अभाव होता है। तीसरा है इनमें बीज के बाहरी ओर एम्यूरन प्रोटीन पाया जाता है, इनमें एम्यूरन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। लास्ट है अपना भ्रूण बीज के एक तरफ स्थित होता है और भ्रूण बीज के बीचों बीच या पूरे में फैला होता है। क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन लिख के बता रहे हैं। जो अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7वां कि असंग जनन क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो असंग जनन वह होता है जो बिना किसी निषेचन के बीज में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, असंग जनन। ठीक है, और इसका महत्व ज़्यादातर होता है संकर पौधों, मतलब जो संकर बीज उत्पन्न होते हैं उन पौधों को तैयार करने में क्या होता है, इसका महत्व होता है। और संकर पौधे क्या होते हैं, संकर पौधे वे पौधे होते हैं जो दो अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर एक तीसरी प्रजाति उत्पन्न की जाए, उसे कहते हैं संकर प्रजाति या संकर पौधे। ठीक है, तो असंग जनन हम बता रहे हैं आपको क्या है, आप ध्यान से देखना कि जो असंग जनन है वह बिना निषेचन के ही अंडाशय के किसी भाग का बीज में परिवर्तित होना असंग जनन कहलाता है। बिना निषेचन के ही अंडाशय के किसी भाग का बीज में परिवर्तित होना असंग जनन कहलाता है। यह एक प्रकार का अलिंगीय प्रजनन है जो लैंगिक प्रजनन का विपरीत होता है। मतलब जो लैंगिक प्रजनन होता है उसके क्या होता है, विपरीत होता है, विपरीत होता है। असंग जनन बीज बनने के अनेक तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंडकोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है। इतना हो गया अपना। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि असंग जनन विधि का प्रयोग कर यदि संकर बीज तैयार किया जाए तो इसके निम्नलिखित महत्व हैं। और हमने आपको बताया कि संकर बीज क्या है, जब दो बीज अलग अलग प्रजाति के दो बीज मिलकर एक तीसरी प्रजाति का निर्माण करते हैं और उसे उत्पन्न करते हैं तो क्या कहलाता है, संकर बीज। इसके जो महत्व हैं, महत्व हम आपको बता रहे पढ़ के। इस बीज से तैयार संततियों में कई पीढ़ी तक संकर पृथक्करण विशिष्टता नहीं होती है। मतलब जो संकर गुण आ जाते हैं बीज में तो वो पृथक नहीं होते, अलग नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है अपना महत्व कि हर वर्ष संकर बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। जब पहले के बीजों में ही संकर गुण उपस्थित हो संकर गुण, तो फिर नए बीज खरीदने की आवश्यकता क्यों है, नहीं है। तो हर वर्ष संकर बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। लास्ट है अपना कि ऐच्छिक गुण कई पीढ़ी तक यथावत बने रहते हैं। मतलब जो गुण होते हैं संकर पृथक्करण बीज के वो यथावत वैसे ही कई वर्षों तक बने रहते हैं। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आप ध्यान से देखना और लिख लेना, अपनी फेयर में कंप्लीट कर लेना। अब है अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का, जो अपना आज का क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि त्रिसंलयन क्या है तथा यह कैसे व कहाँ संपन्न होता है। तो त्रिसंलयन क्रिया हम बता रहे हैं आपको, देखना कि जो त्रिसंलयन है यह परागनली से भ्रूण कोश में, जो परागनली हमने आपको बताया है कि जो पुष्प होता है, सबसे पहला क्वेश्चन बताया था इस चैप्टर में, पुष्प में परागनली कहाँ पर है। ठीक है, वर्तिका वर्तिकाग्र सारे भाग बताए थे पुष्प के। ठीक है, तो जो परागनली है, परागनली से भ्रूण कोश में प्रवेश करने वाले दो नरयुग्मक में से एक का ध्रुवीय न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक से संलयन के फलस्वरूप त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। अब आप एक बात ध्यान और रखना कि भ्रूण
कोश अलग होता है और भ्रूणपोष अलग होता है। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर है। ठीक है, फिर से देख लो, हम फिर से आपको बता रहे हैं, पूरा ध्यान से देखना आप कि पराग नली से भ्रूणकोश में प्रवेश करने वाले दो नर युग्मकों में से एक का ध्रुवीय न्यूक्लियाई या केंद्रक से संलयन के फलस्वरूप त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन प्रक्रिया कहते हैं। यह अपनी परिभाषा हो गई। अब है क्वेश्चन इसके आगे, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, यह प्रक्रिया भ्रूण कोश के अंदर संपन्न होती है। यह प्रक्रिया भ्रूण कोश के अंदर संपन्न होती है और इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं? तो यह प्रक्रिया में या इस प्रक्रिया में एक नर युग्मक, एक ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि त्रिसंलयन क्रिया में कौन कौन से अंग या कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, क्या क्या सम्मिलित होते हैं। तो ध्यान से देखना कि इस प्रक्रिया में एक नर युग्मक केंद्रक तथा दो ध्रुवीय केंद्रक भाग लेते हैं। अगर पूछा जाए ऑब्जेक्ट में कि त्रिसंलयन क्रिया में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं या युग्मक कितने सम्मिलित होते हैं और कितने ध्रुवीय केंद्रक सम्मिलित होते हैं, तो इस प्रक्रिया में एक नर युग्मक केंद्रक तथा दो ध्रुवीय केंद्रक भाग लेते हैं। और अगर पूछा जाए कि त्रिसंलयन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है या किसके अंदर संपन्न होती है, तो यह भ्रूण कोश के अंदर संपन्न होती है। आज के अपने तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों ने फेयर कंप्लीट नहीं की है तो आप लोग फेयर कंप्लीट कर लेना, साथ में लिखते जाना। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।